आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 2 मई 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में अब भी मौजूद है कीमती यूरेनियम, रूस कर सकता है निकालने में मदद। ईरान का बड़ा फौजी नुकसान, ज़ंजान सूबे में बिना फटे बमों ने ली IRGC के 14 जवानों की जान। 13 साल बाद खुला अल यारूबिया बॉर्डर, इराक के 70 तेल टैंकरों का काफिला सीरिया के रास्ते रवाना, होर्मुज़ को बाईपास करने का अमल शुरू। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में फ़लस्तीनियों ने सेटलर्स से किया मुकाबला, अपनी ज़मीन बचाने के लिए चट्टान बनकर खड़ी हो गई फ़लस्तीनी लड़की। और हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौज पर बड़ा ड्रोन हमला, अल बयादा में फ़ौजियों की भीड़ को बनाया निशाना। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आदिल खान आज़ाद। यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। ईरान के यूरेनियम को निकालने को लेकर रूस से बातचीत की जा रही है। मिडिल ईस्ट के जंगी हालात के बीच अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ी और संजीदा खबर सामने आई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने एक बड़ा दावा करते हुए ये बताया है कि ईरान का सबसे कीमती और एनरिच्ड यूरेनियम मुमकिना तौर पर अब भी ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। इस्फहान का ये वही इलाका है जिसे जून की 12 दिनों की जंग और उसके बाद ऑपरेशन रोरिंग लॉयन एपिक फ्यूरी यानी जो 40 दिन तक जंग चली अमेरिका और इसराइल की ईरान के ऊपर, उसके दौरान कई बार निशाना बनाया गया इस्फहान को। 2 मई को सामने आई खबर के मुताबिक राफेल ग्रॉसी ने एक इंटरव्यू में बताया कि तमाम बमबारी और हमलों के बावजूद ईरान की यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा इसी कॉम्प्लेक्स में होने की उम्मीद है। IAEA के चीफ के मुताबिक उनकी टीम सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए लगातार उन जगहों पर नज़र रख रही है जहां अमेरिका और इसराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। लगता है ये जैसे कि ग्रॉसी कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं या फिर इशारे दे रहे हैं कि अभी कहां पर यूरेनियम है, हिट कर सकते हो। खैर, इन तस्वीरों से, सैटेलाइट तस्वीरों से IAEA ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उन हमलों का ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कितना असर पड़ा है। सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि इसी यूरेनियम को निकालने या वहां से हटाने को लेकर IAEA अब खुद रूस और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। IAEA बातचीत कर रहा है रूस को, ताकि ईरान को भरोसा रहे। ये मामला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि IAEA और इसराइल समेत अमेरिका को डर है कि अगर ये यूरेनियम किसी गलत हाथ में पड़ जाता है या इसका इस्तेमाल फौजी मकसद के लिए होता है तो पूरे खित्ते में एक ऐसी तबाही मच सकती है जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। दूसरी बड़ी खबर सुनिए। ईरान ने अपने तेल के प्रोडक्शन में कटौती करना शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग की सैटरडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के घेराव यानी ब्लॉकेट की वजह से ईरान पर तेल को स्टोर करने का, गोदामों में भरने का भारी दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे समंदर में अमरीकी पाबंदियां सख्त हो रही हैं, ईरान का तेल एक्सपोर्ट पिछले कुछ हफ्तों में बहुत नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से उसके स्टोरेज टैंक तेज़ी से भर रहे हैं। ईरान की एनर्जी पॉलिसी को जानने वाले लोग कहते हैं कि मौजूदा प्रोडक्शन के हिसाब से अब ईरान के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, जिसके बाद तेल भरने की या तेल रखने की जगह ईरान में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, यानी तमाम स्टोरेज फुल हो जाएंगे। ईरान अब टैंकों के पूरी तरह भरने का इंतज़ार करने के बजाय खुद ही तेल निकालने की रफ्तार को कम कर रहा है ताकि स्टोरेज पर प्रेशर कम हो सके। दोस्तों, साफ है कि अमेरिका की सख्त नाकेबंदी ने ईरान की माली हालत और उसके तेल के कारोबार के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। मैं बार बार कहता हूँ, अमेरिका हमला नहीं करेगा, पूरी तरीके से मजबूर कर रहा है कि ईरान खुद हमला करे ताकि फिर वो विक्टिम कार्ड खेले अमेरिका। और आज IRGC की तरफ से आ गया है कि शायद ये जंग तय है, दूसरी बार हमले हो सकते हैं और ईरान में हाई अलर्ट है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो अगर आप किसी का गला घोटोगे तो वो पैर हाथ तो छटपटाएगा ना। वही ईरान के साथ हो रहा है। किसी की रोटी का जरिया ही ख़त्म कर दोगे तो क्या करेगा? हमला नहीं करेंगे, नाकेबंदी और गहरी करेंगे। जहाज नहीं जा रहे हैं, इक्का दुक्का जा रहे हैं, उन्हें कामयाबी मत मानिए। आगे बढ़ते हैं।
एक और खबर सुनिए, ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है और जानी एतबार से हुआ है। ईरान के ज़ंजान सूबे में एक बड़ा धमाका हुआ। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने बताया कि इस हादसे में उसके एक साथ 14 जवान मारे गए और 2 लोग जख्मी हुए हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब IRGC की स्पेशल टीमें ज़मीन में दबे बारूद और बिना फटे बमों को साफ करने के काम में लगी हुई थी। ज़ंजान की IRGC यूनिट के बयान के मुताबिक ये वाक़या 1 मई को पेश आया था। खबर 2 मई को सामने आई। फौज की ये यूनिट एक बेहद सेंसिटिव मिशन पर थी और उन बमों को डिफ्यूज़ कर रही थी जो अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों के दौरान वहाँ गिरे थे लेकिन फटे नहीं। इस बीच इस काम के दौरान अचानक हुए धमाके ने 14 जवानों की जान ले ली। इस हादसे के बाद इस इलाके में सन्नाटा पसरा है और फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है कि इतने एक्सपर्ट्स लोग थे, बॉम्ब ही डिफ्यूज़ करने गए थे, डिफ्यूज़ करते वक्त ऐसा क्या हुआ, कौन सा स्पार्क हुआ कि वो बम एक्सप्लोड हो गया और 14 IRGC के एक्सपर्ट्स जवान एक साथ मारे गए, कैसे हुआ। बढ़ते आगे, मिडिल ईस्ट के जंगी नक्शे को बदल देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। 13 साल के लंबे इंतज़ार के बाद अल यारूबिया क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया गया है इराक और सीरिया के दरमियान। इराक के 70 तेल टैंकरों का पहला ऑफिशियल काफिला सीरिया के रास्ते मेडिटेरेनियन सी की तरफ रवाना हो चुका है, भूमध्य सागर की तरफ। इराक की ये नई चाल बेहद अहम है। इराक ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कशीदगी और अफरा तफरी से बचने के लिए सीरिया को लैंड ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है ताकि इराकी तेल बिना किसी रुकावट के दुनिया के बाज़ारों तक पहुँच सके। इस रास्ते के खुलने से इराक और सीरिया दोनों की सुस्त पड़ी इकनॉमी को ज़बरदस्त माली फ़ायदा होगा। इराक का तेल बिकेगा, चुंगी टोल सीरिया को भी पैदा होगा। 13 साल बाद इस बंद दरवाजे का खुलना साफ इशारा है कि अब खित्ते में नए इत्तेहाद बन रहे हैं जो दुश्मनों के दबाव को बेअसर शायद कर सकते हैं। ये नया रास्ता उन तमाम रुकावटों और पाबंदियों को तोड़ने के लिए बनाया गया है जो अब तक इराकी तेल के ग्लोबल सप्लाई में आड़े आ रही थी। इस कदम से ये भी साफ हो गया है कि समंदर के बजाय अब ज़मीनी रास्तों से ट्रेड करके मिडिल ईस्ट के मुल्क अपनी ताकत को नए सिरे से मुकम्मल कर रहे हैं। तेल टैंकरों की लंबी कतारें बता रही हैं कि इराक अपनी इकनॉमी को महफूज रखने के लिए अब किसी का मोहताज नहीं रहना चाहता। फ़लस्तीन की बात करते हैं। वेस्ट बैंक के हेब्रोन से बहादुरी की एक बड़ी खबर और आवाज़ें दोनों सामने आई हैं। 2 मई को जब हथियारबंद सेटर्स ने जबाल जालिस इलाके में घुसकर ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो वहाँ के रहने वाले फ़लस्तीनी चट्टान बनकर उनके सामने खड़े हो गए। सुनते रहिए। इस मुकाबले की अहम बातें ये हैं कि हथियारबंद सेटलर्स ने जबाल जालिस इलाके में हमला बोलकर खौफ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन निहत्थे फ़लस्तीनियों ने उनकी बंदूकों के आके अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। एक फ़लस्तीनी लड़की सेटलर्स के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए उन्हें ललकारती रही कि हमें अपनी ज़मीन पर अब और कब्ज़ा नहीं होने देना है, ना हम होने देंगे। ये वाक़या साबित करता है कि असली मालिक कभी भूतों के डर से अपनी ज़मीन, अपने घर नहीं छोड़ते, चाहे सामने वाले के पास कितना ही बारूद और ताकत क्यों ना हो। फ़लस्तीनियों का ये जज्बा दुनिया को बता रहा है कि बंदूकों के दम पर ज़मीन तो घेरी जा सकती है, लेकिन उस मिट्टी के वारिसों के हौसले कभी नहीं तोड़े जा सकते हैं। 2 मई को यमन के करीब एक जहाज़ के अगवा होने की खबर सामने आई। यमन के कोस्ट गार्ड ने बताया कि शबवा के समंदर में MT यूरेका नाम के तेल टैंकर पर कुछ अनजान हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। इन लोगों ने पूरे जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया है और अब इसे सोमालिया की तरफ ले जा रहे हैं। कोस्ट गार्ड फिलहाल इस टैंकर को ट्रैक कर रहा है ताकि इसे वापस छुड़ाया जा सके और जहाज़ पर मौजूद क्रू की जान बचाई जा सके। अदन की खाड़ी में हुई इस हरकत से हंगामा मच गया है और अब जहाज़ की सलामती के लिए ज़रूरी एक्शन लिए जा रहे हैं। यमन से खबर इसीलिए आई क्योंकि उसके करीब हटी। आगे बढ़ते हैं, लेबनान की बात करते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इस्राएली फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। ताज़ा मालूमात के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अल-बयादा इलाके में मौजूद इस्राएली फ़ौजियों की भीड़ को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमला इसराइल की तरफ से मुसलसल हो रही सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का जवाब है। ये कार्रवाइयाँ साफ इशारा कर रही हैं कि सीज़फायर के कागजी समझौते के बावजूद ज़मीन पर हालात अब भी बेहद कशीदा हैं। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जब तक इस्राएली फ़ौज की तरफ से उकसावे वाली हरकतें बंद नहीं होती, हमले बंद नहीं होते,
उसके ड्रोन और मिसाइलें इसी तरह एक्टिव रहेंगे और इसराइली फ़ौजियों पर बरसते रहेंगे। 3-4 खबरें यहाँ से। और नेटो असेसिंग डिटेल्स ऑफ यूएस ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम जर्मनी। अमेरिका ने धमकी दी कि जर्मनी बहुत ज़्यादा हमारे मुखालिफ बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो इनडायरेक्टली ईरान की हिमायत कर रहा है। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपने 5,000 फ़ौजी ग्रेजुअली जर्मनी से वापस निकालेंगे, अमेरिकी फ़ौजी। अब नेटो जो है वो इस पूरे मामले को देख रहा है, इसमें गुणा भाग कर रहा है और इसमें ये भी देख रहा है कि एक नए चलन की शुरुआत है जिसमें नेटो का सबसे पावरफुल मुल्क, सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका, अपने फ़ौजी बाहर निकाल रहा है। ये चलन चल निकला तो हर मुल्क से अपने फ़ौजी निकालेगा। स्पिरिट एयरलाइंस अमेरिका की है, 34 साल बाद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बंद होने जा रही है। मंदी की पहली झलक अगर मुझे कहीं दिखी तो अमेरिका में। तो ये बहुत लो कॉस्ट जो है वो एक एयरलाइंस थी। तो इसमें हवाई चप्पल पहनने वाले किसी महामानव ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा। वहाँ तो उसके यहाँ नहीं हुआ है, वहाँ तो कोरी गब्बाजी चलती है, लेकिन यहाँ पर हवाई चप्पल वाले सफ़र कर लेते थे। लेकिन अब ये एयरलाइन बंद होने जा रही है। क्यों? फ्यूल महंगा हो गया, फ्यूल महंगा हो गया। इसकी वजह से पड़ता नहीं आ रहा भाई, पैसे ही नहीं निकल रहा। 17,000 लोग इस जो है वो जो है डेली फ़्लाइट से 17,000 लोग जो हैं वो निकलते हैं, जाते थे, आते थे। तो उन सब का भी भट्टा तो बैठ ही गया, उन्हें भी अब महंगी फ़्लाइट्स लेनी पड़ेंगी। भारत की एक हेडलाइन लीजिए, दैनिक भास्कर की एक हेडलाइन है, 3 खबरों की एक जगह खबर है, अच्छी लगी तो इसलिए दिखा रहा हूँ। तीनों खबरों की हेडलाइन इस तरह है। खबर हटके, 5 दुल्हन बारात लेकर एक ही घर पहुंची। दूसरी खबर इसी में, गिलहरी ने 18 लोगों को काटा। तीसरी खबर है, 7 साल का बच्चा तैरकर श्रीलंका से भारत पहुंचा। ये भी अपने आप में खबरें होती हैं और बड़ी अच्छी खबरें होती हैं। लोग ऐसी खबरों को देखते हैं। क्या आप ऐसी खबरों को देखना चाहते हैं? इस तरह की गिलहरी ने 18 लोगों को काटा, 5 दुल्हन बारात लेकर एक घर पहुंची, 7 साल का बच्चा तैरकर पहुंचा भारत। अगर ऐसी देखना चाहते हैं बताइएगा मुझे, मैं तो बड़ा मज़ा आएगा। ग्लोबल समुद्र फ्लोटला पर जो है वो 30 अप्रैल को हमला किया इसराइली फ़ौज ने। उसके बाद ये तुर्की की एयरलाइन से उस फ्लोटिला के सवार लोग जो हैं वो आए वापस और क्रीट से इन्हें तुर्की की हुकूमत, तुर्की की एयरलाइन लेकर आई इन सभी लोगों को। और आने के बाद भी वही नारे लग रहे हैं, फ़िलिस्तीन आज़ाद होकर रहेगा। ये फ्लोटिला गज़ा जा रहा था मदद के लिए, लेकिन फिर से इस पर हमला करके उसे रोक लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।